नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दोस्तों टॉप 50 ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप पूरे 50 क्वेश्चन को देख लोगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ को अवेल करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेटर से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको फ्री में इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और शुरुआत करते हैं। देखो, आपको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखो, आपको नेगेटिव चीज को चुनना है। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा नेगेटिव होगा। तो पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना। देखो, जहां पे भी याद आपको दिख जाए तो याद रखना, याद रटना, ये सब सारे टर्म क्या हैं, नेगेटिव हैं। इन्हें कभी भी आप जो है इंकरेज नहीं करोगे ऐसे शब्द को। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लो, इन तीनों ऑप्शंस को मैं थोड़ी थोड़ी डिस्क्राइब कर देता हूं। जहां पे भी विविधता का सम्मान करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि हर तरह के बच्चे अलग अलग होते हैं, हर तरह की संस्कृति अलग अलग होती है, उन्हें हमारा सम्मान प्राप्त होना चाहिए। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, बिल्कुल। पेड़ पौधों को नहीं काटना एक जिम्मेदारी भरी बात होती है, या फिर ज़्यादा धुआं से जलने वाले ईंधन को प्रमोट नहीं करना। ये सब सारी बातें क्या है, अच्छी अच्छी बातें हैं। और जब बच्चों के विचार को भी आप सुदृढ़ करोगे, वो भी अच्छा टर्म माना जाएगा। यानी कि ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य के समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, यानी कि बच्चा माना जाता है। अब उसकी संकल्पनाओं को सीखती है। देखो, अब आपको इसमें बताना है कि वो एक सृजनात्मक बालक है, यानी कि क्या है, वो क्रिएटिव है। अब देखो, क्रिएटिव यानी कि क्या, जो अलग अलग तरह से सोच सकती है। मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग बना देता हूं। क्रिएटिव जो होता है वो एक दिशा से अलग अलग दिशाओं में सोच सकता हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्रिएटिव। और ये इमेज मैंने आप लोगों को समझाई है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में, जहाँ पे आपको जो है एक प्रश्न पूछा जाए जिसका अलग अलग आंसर हो। मैं अगर बोल दूं कि भारत के ऊपर निबंध लिखिए तो हर बच्चे का निबंध अलग अलग होगा। लेकिन मैं अगर पूछ दूं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सारे का जवाब एक आएगा। और जो एक जवाब आता है उसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन, और जिस प्रश्न का अलग अलग आंसर हो उसे बोलते हैं अभिसारी चिंतन, और इसे ही बोला जाता है क्रिएटिव। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। देखो, प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 में अगर आप पर्यावरण पढ़ रहे हो तो इसका मोटो क्या है आपको ये बताना है। तो देखो, विषय की गहन समझ नहीं। देखो, गहन समझ आपको विकसित करने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल चीजें ही आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हो, तो ये आपका कटेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर क्वेश्चन में बोला गया है। आगे देख लो, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखो, बच्चे खुद तैयार हो जाते हैं, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आगे देख लो, कक्षा की पढ़ाई को बच्चे के विद्यालय के बाहर के जीवन, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा। जब भी कोई प्रश्न बच्चे को रियल लाइफ से ऐड करे, है ना, रियल लाइफ से ऐड करे, या फिर उसे लर्निंग बाय डूइंग की जो है और लेके जाए, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। लर्निंग बाय डूइंग चीजों को प्रमोट करना है आपको ईवीएस पढ़ाते समय, खास ख्याल रखिएगा आप। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभिभावक को संतुष्ट करना टीचर का काम नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को आनंद और मौज उपलब्ध कराना, देखो सीखने के संबंध में ये चीजें गलत हो जाएगी, है ना। और जो है देखो, यहाँ पे एक नए बात को लेके बढ़ाने को बोला गया है कि नई चीजों को ऐड करना, ये सही है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप जो है सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन कराते हो, एक्टिव लर्निंग कराते हो, यही आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यावरण की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्न उत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है, आपको बताना है। देखो, जब आप क्वेश्चन आंसर पूछोगे तो कक्षा में अनुशासन बनेगा,
बिल्कुल बनेगा, लेकिन इसके लिए नहीं किया जाता है। अनुशासन बनाने के लिए हम चीज़ों को नहीं सिखाते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सही टर्म है, बट यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव बनेगा। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए नहीं। जब हम लोग प्रश्न और उत्तर को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल का विकास मिलेगा? साफ सुथरा रेखांकन, गणना अनुमान, या फिर माप के अनुसार चित्रण करना। देखो, मैप स्किल यानी कि माप चित्रण जो है उसका मेन उद्देश्य है कि आप चीज़ों को समझ पाओ। जैसे हम लोग, मैं अभी देखो मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मैं अगर इंडिया की इमेज को ऐसे बना दूं तो नीचे हम लोग श्रीलंका है। ये हम लोग समझते हैं बचपन से ही कि मानचित्र में जो नीचे वाला छोटा सा जो है पार्ट, ये क्या है, श्रीलंका है। यानी कि हम क्या करते हैं, सापेक्ष स्थिति को समझते हैं और दिशा बोध को समझते हैं कि इंडिया के साउथ में क्या है, श्रीलंका है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों से शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? देखो, आप जो है वो कोई प्रश्न पूछें तो उन्हें दर्ज कर लेना है आपको, या फिर चीज़ों को बिना कोई प्रश्न पूछे सही भी का आकलन करने के लिए आप बोलोगे। यानी कि आप उन्हें बोलोगे चीज़ों को देखो, प्रश्न मत पूछो, उन्हें आनंद उठाने के लिए दे दोगे, या फिर उन्हें ध्यान से अवलोकित करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करना चाहिए। यानी कि बच्चों से आप आशा कर रहे हो कि वो चीज़ों को आराम से देखे, उस पर टिप्पणी करे और अन्य बच्चों के साथ उस चीज को वो बांटे, है ना। तो इससे क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। यही आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आकाश के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था कि आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। विद्यालय का नाम प्रदर्शित करना। देखो, एक साइंस ऑब्जर्वेशन किया गया है, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। विद्यालय का नाम प्रसिद्ध होगा। अभिभावकों को संतुष्ट करना या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। देखो, तीनों चीजें गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जब आप साइंस प्रैक्टिकल करा रहे हो तो उसके अंदर क्या आएगा, क्रिएटिव थॉट आएंगे, यानी कि आप जो है सृजनात्मकता को बढ़ा रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधि को कहां पे उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, अलग अलग स्थानों पे, या प्रकरणों में अंतर्निहित? देखो, प्रकरणों में अंतर्निहित का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने सपोज कर लो पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, बचा के करना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये प्रकरण हो गया आपका। तो नीचे में ही हम लोग वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पानी बचाने के किन्हीं 2 उपाय को आप बताएं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, क्या, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेषता परीक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। विशेषता प्रयोगों पे ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पे आपको प्रयोग नहीं करना है। प्रैक्टिकल साइंस में होगा, इसमें कम प्रैक्टिकल्स होंगे। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए? नहीं, आपको अभिभावक से लेना देना है, लेकिन उतना नहीं। ये आपका राइट आंसर होगा, जहां पे बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना। बच्चा अगर उल्टा पुल्टा आंसर भी दे रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, आपको बच्चे को इंकरेज करना है और पूछने देना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखो, आपको ये बताया गया है कि देखो, एक जानवर टॉपिक है और उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। तो क्या करोगे आप जो है पाठ्य पुस्तक में चित्र को देखने के लिए बोलोगे बच्चों को। दूसरा ऑप्शन है कि चार्ट का पेपर करके आप बच्चों को चित्र बनाने के लिए बोलोगे, या फिर श्यामपट्ट पे आप फिगर बना दोगे, या फिर जानवरों और उनकी उपयोगिता पर फिल्म प्रदर्शित करोगे, यानी कि एक फिल्म दिखाओगे। तो देखो, सबसे पहली बात, पिक्चर से बच्चे सीखते हैं, नो डाउट, लेकिन पिक्चर से ज्यादा चीजें आदमी वीडियो में यानी कि चलचित्र में सीखते हैं। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। हम लोग डी नंबर के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्राथमिक स्तर पर देखो, आपको वृक्ष को बचाना है और संवेदनशील बच्चे को बनाना है। तो कौन सा क्रियाकलाप सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखो, आप पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित करोगे, बिल्कुल ये सही चीज है, अच्छा काम है। आप जो है नारा लेखन करोगे, बिल्कुल ये भी सही है। और छात्र से एक पेड़ लगाने के लिए बोलोगे, उसे अपनाने के लिए बोलोगे और उसकी देखरेख करने के लिए बोलोगे, तो ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन जो लकड़ी के कटे हुए
पेड़ के जो लकड़ी के बंडल हैं यानी लठ हैं उन्हें दिखाना। इससे क्या होगा? नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बच्चा संवेदनशील नहीं बनेगा। यही हमारा राइट आंसर है। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के लिए आपको जो है एक यात्रा पर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वह किस चीज पे सेंटर्ड होगा, केंद्रित होगा, ये पूछा गया है। देखो आप क्या करोगे, आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। तो देखो आप जब यात्रा बनाने के लिए चार्ट पेपर का यूज करोगे और उसका व्याख्या करोगे, या फिर जो है पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उससे व्याख्या करोगे, या फिर आप स्क्रैप बुक बनाने के लिए बोलोगे। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका देखो डी नंबर में है, विद्यार्थियों से उपयोग में किए गए साधनों का अनुभव का जो है आप जो है, देखो सिंपल सी बात है, बच्चा कहाँ कहाँ घूमा, मान लो वो जहां जहां घूमा उसके अपने शब्द को जो है आपको वर्णन करने के लिए लोगे, इससे क्या सीखा वो पता चल पाएगा। यानी कि हमारा क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? ये ऐसे प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। आपको पूछा गया है कि देखो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, इमेजिन करने के लिए बच्चों को बोल रहे हो। तो देखो जहां पे इमेजिनेशन आ गई यानी कि कल्पना शक्ति आ गई, और वो हमारा कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में। यानी आप विद्यार्थियों को कल्पना परक बना रहे हो और चिंता परक भी बना रहे हो कि बिजली नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पे पढ़ाना चाह रही है। देखो पोषण पढ़ाना चाह रही है तो वो क्या करेगी? देखो वो क्या करेगी, श्यामपट्ट पर एक पाचन तंत्र का चित्र बना देगी, या फिर अलग अलग एग्जाम्पल देगी कि साग से क्या फायदा होने वाला है, आलू खाने से क्या मिलता है हमें वो बताएगी, या फिर सारे भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट पेपर को दिखाएगी। तो देखो, और आखिरी ऑप्शन है कि वो क्या करेगी, टिफिन बॉक्स को खोलेगी और हर एक बच्चे को बोलेगी कि अपना लंच बॉक्स खोलिए और देखिए उनमें कौन कौन से आपके भोजन में क्या क्या पोषक तत्व मौजूद है। देखो मैं बार बार कहता हूं, लर्निंग बाय डूइंग जो है आपको लेके आगे बढ़ाएगा। कहां पे? ईवीएस में, लर्निंग बाय डूइंग। तो यही हमारा राइट आंसर है। जब बच्चा खुद से करके देखेगा कि और रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा कि हमारी माँ ने आज हरे सब्जी की जो है हरे साग सब्जी की सब्जी बना के दी है, तो बच्चा वहां से क्या करेगा? सीख पाएगा और आसानी से रियल लाइफ को कनेक्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे आंकेगी बच्चों को? क्या करने के लिए बोलेगी? पोस्टर बनाने के लिए बोल देगी, बिल्कुल ये भी ठीक है। और पता करेगी कि देखो मैंने कहा ना, दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में, रियल लाइफ में बच्चों को कनेक्ट करना है। देखो हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे क्या है कि जल का बचत आप कैसे करोगे अपने डेली लाइफ में बताओ। अगर बच्चा नल खोल करके ब्रश कर रहा है तो वो सोच लेगा अरे यहाँ पे गलतियां हो रही है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखो लिखित परीक्षा करा के आप चीजों को नहीं सिखा सकते हो, इसलिए सी इज राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर देखो, ध्यान से देखना, प्राथमिक स्तर पे बातें की गई है। बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का कौन सा उपयोग किया जा सकता है? गृह कार्य बिल्कुल नहीं, योगात्मक कार्य बिल्कुल नहीं, आवधिक परीक्षाएं लेकर आप चीजों को नहीं सिखा सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो बना के आप चीजों को क्या कर सकते हो? आकलन कर सकते हो। और पोर्टफोलियो में बहुत सारी बातें होती है, बच्चे के अलग अलग जो उनके द्वारा प्रेजेंट की जाती है। कोई बच्चा अगर सफाई में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई पंचुअल है, तो सारे चीजों को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है, सीखने को बढ़ाने को, कमियों की पहचान, दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, और शिक्षार्थियों की अधिगम पहचान। यहां तीनों चीजें देखो मैं बताऊं सही है, लेकिन जहां पे भी ग्रेडिंग और रैंकिंग यानी कि आप दो बच्चों को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, ये चीजें क्या है? गलत है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? देखो बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या फिर उनके गुणात्मक को उल्लेख। देखो गुणात्मक बातें सही है, सही चीजें हैं। केवल पक्षों पर ध्यान देना, कार्य के केवल कुछ पक्षों पे, ये देख लो। और शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना। तो देखो सारी चीजों को आपने देख लिया, लेकिन आपको जो है कुछ केवल जो भी दिखे ये नेगेटिव टर्म, ये गलत होता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, आपको जाके देख लेना है, चीजों को आप आसानी से समझ पाओगे।
आगे बढ़ते हैं, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक विशेषताओं का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? तो देखो ये राइट आंसर आपका जाएगा किसके साथ? सी नंबर के साथ। मौखिक प्रश्न पूछ करके आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो, बच्चा को कम एफर्ट लगाना होगा। मूल्यांकन के बारे में कौन सा सही है? तो देखो दोनों का होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों का आकलन होता है, बिल्कुल। आप जो है अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, बिल्कुल सही बात है ये भी। और मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा क्या होगा आंसर? डी नंबर, जहां पे सारी बातें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जहां पे आपसे पूछा गया है कि बच्चे का आकलन करने का, एक्चुअली ये प्रश्न रिपीट हो गया है, मैंने आपको बताया था सी क्या होगा? राइट होगा। एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से अक्सर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेती है, तो क्या इसका क्या मतलब है? देखो, ताकि वो समझ पाए कि क्या हो, वो आकलन कर पाएगी कि उसने पढ़ाया उसका क्या आकलन हुआ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाओं का महत्व है। देखो प्रयोगात्मक परीक्षा का क्या महत्व है, यानी कि प्रैक्टिकल आप जो है टेस्ट करते हो उससे क्या बेनिफिट होगा? बच्चे के व्यवहार की जांच होगी, बिल्कुल होगी। बच्चे में सृजनात्मकता का मूल्यांकन होगा, बिल्कुल होगा। बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच होगी, जी हाँ, यानी कि तीनों सही, यानी कि हमारा क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में से शामिल है, कौन सा कौशल शामिल है मानचित्र को पढ़ने के लिए? मैंने बताया था कि आप मानचित्र बनाते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो? दिशा को समझते हो। देखो मैंने हार्ट बना दिया, कोई बात नहीं, यानी कि आप चीज को क्या समझते हो, कहां पे कौन सी स्थान है, कहां पे किसकी दूरी कितनी है, और दिशाओं को सापेक्ष स्थिति समझते हो, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त होता है? आपको बताना है। देखो टेलीविजन, रेडियो, चार्ट, कंप्यूटर, चारों आंसर सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में ये तीनों चीजों को आप क्या कर सकते हो? ऐड ऑन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। एक शिक्षक जो है अपने क्लासरूम में पढ़ा रहा है और वह जो है ऑडियो विजुअल ऐड का इस्तेमाल कर रहा है और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं ये चीजें? नहीं। और शिक्षार्थियों की दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं? हाँ, ये ठीक ठाक है। और प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं? बिल्कुल। देखो सॉरी, देखो इन सारे चीज़ों को आपने देख लिया। देखो एक्चुअली ये सब इसलिए करते हैं ताकि देखो जब भी आप टीवी देखते हो तो देखो आपका दो सेंस ऑर्गन एक्टिवेट होता है, एक है ईयर और दूसरा होता है आई। तो दोनों चीज़ें जब एक्टिवेट होगी तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? आप चीज़ों को सीख पाओगे, यानी कि अधिकतम इंद्रियों का उपयोग, यानी कि सेंस ऑर्गन, यानी कि आंख और कान, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य दृश्य यानी कि सुनने और देखने वाले साधनों का प्रयोग करने से क्या बेनिफिट होता है? तो इसका बेनिफिट क्या होगा? हमारी सारी इंद्रियां जो है वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कब करना चाहिए? देखो यहाँ पे इस बार पूछा गया कि कब करना चाहिए ऑडियो विजुअल ऐड का। देख लो, जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि कक्षा में नहीं लाया जा सकता। जब आप पहाड़ के बारे में पढ़ाओगे तो क्या पहाड़ को आप ला पाओगे रूम में? नहीं ना। तो आपको क्या करना होगा? वीडियो दिखाना होगा, बिल्कुल सही बात। वस्तु इतनी छोटी हो, जैसे देखो कोई अगर छोटा जीव को दिखाना हो तो भी आपको क्या करना होगा? वीडियो देखना होगा। और कोई चीज जो दूर में स्थित हो, अब ताजमहल दिखाने के लिए आप जो है क्लास में पढ़ा रहे हो ताजमहल के बारे में, तो क्या बच्चों को ताजमहल लेके जाओगे क्या? यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है 30 नंबर का। देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। प्लीज आप आंसर करो इसका। गलत होगा तो मैं सही रिप्लाई कर दूंगा, अगर सही होगा तो एप्रिसिएशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखो ऑडियो विजुअल ऐड कहां पे यूज नहीं, कैसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि किस वे में यूज नहीं करना है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकों को विचलित नहीं करना है, बच्चों को डराना नहीं है। अब मैं ऐसी फिल्म दिखा दूं जहां पे बच्चे डर जाएं,
तो इससे बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ हैं आपको बताना है। तो देखो इससे क्या होगा, पाठ सरल, रोचक, मनोरंजक बन जाएगा। बिल्कुल रुचि लेंगे बच्चे, बिल्कुल सही बात है। और कुशलता तो आएगी ही उनमें, यानी कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं आसानी से आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। मैम ने क्या किया, सांस लेना और श्वसन में अंतर पढ़ाया कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है, इस चीज को बच्चों को पढ़ाया। अब ऑप्शंस देखो, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। बच्चे समझ नहीं पाए दोनों चीजों को, तो अनुशासनहीनता रहती है, नहीं ये गलत है, अनुशासनहीनता नहीं रहती है। विद्यार्थी प्रश्न को सही तरह से समझ नहीं पाए। देखो बच्चा नहीं समझता है, बच्चा हमेशा सही समझता है, टीचर ही गलत होता है, याद रखना है आपको इसकी बात को। यानी कि वह कक्षा अध्यापिका नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वह सही चीज ढंग से व्याख्या नहीं कर पाई, अच्छे से बच्चों को नहीं समझा पाई। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 में जो समीर है वो यानी कि होमवर्क गृह कार्य को जमा नहीं करता है। अब मैम को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो देखो आप जो है उसे खेलने से रोकोगे, नहीं। आप हेडमास्टर को बोल दोगे, नहीं। आप जो है समीर के अभिभावक को बोल दोगे इसके बारे में, नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो है इस चीज का पता लगाना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और समीर को एक सच्ची सलाह देनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखो हर पब्लिक स्कूल में 2 से 3 बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। तो आप जो है उन बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ा रहे हो, इससे क्या साबित होता है। देखो ऐसे चीज को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। देखो मान लो ये टीना है जो कि देख नहीं सकती है, और ये रीना है जो बोल नहीं सकती है, ये मुकेश है जो कि पढ़ने में बहुत तेज है, ये अभिषेक है जो कि एवरेज बच्चा है, और एक कुणाल है जो कि पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, और यहाँ पे एक गीता है जो कि पढ़ने में ठीक ठाक है। अब इतने सारे बच्चे अलग अलग जो है अलग अलग जेंडर के, अलग अलग ढंग के हैं, जो कुछ बच्चे तेज हैं, कमजोर हैं, और थोड़े से बच्चे क्या हैं जो देख सकते हैं। तो इन सारे चीजों को बोलते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है, जब आप चीज को समझा रहे हो तो विशेष अवसर प्रदान करना, लर्निंग का जो है आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, तभी वो चीजों को सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, आपको यह समझाना है कि देखो बच्चा को मैम ने कुछ चीज पढ़ाया और वह चीज उस समझ नहीं पाया, इससे क्या पता चल पा रहा है आपको ये बताना है इसमें। तो देखो यह जो है मैम ने कोई चीज पढ़ा दिया और बच्चे नहीं समझ पाए, तो इसका मतलब है कि उसने सही पद्धति का यूज नहीं किया है। यानी कि हो सकता है कि वहां पे चार्ट पेपर की जरूरत थी, मैम ने चार्ट पेपर को नहीं लिया, या फिर सर ने, या फिर उन्होंने पिक्चर का यूज नहीं किया, या फिर ऑडियो विजुअल ऐड का यूज नहीं किया। यानी कि हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखो नहीं पूछा गया है आपको, यानी कि आपको बताना है जहां पे क्या हो। देखो वास्तविक और कहानियों से प्रेरित, बिल्कुल सही है, बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और छात्रों का जो बैकग्राउंड है उसकी जरूरत को पूरा करता है, बिल्कुल ये भी सही है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित करता है, ये भी सही है। लेकिन जहां पे सिर्फ परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं को बताया जा रहा है, यानी कि एग्जाम्पल कम दिए जा रहे हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो यहां पे हो जाएगा संसाधनों की पर्याप्तता, यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। देख लो, यानी कि यहां पे क्या है, याद करके आपको जहां पे भी दिखे याद रटना, कॉपी करना, ये सब क्या है, गलत है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। करके देखो को शामिल किया गया है पाठ्य पुस्तक में, इसका क्या उद्देश्य है। करके देखो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चों को प्रत्यक्ष नॉलेज दे रहे हो, हस्तपरक, यानी कि वो खुद से करके सीखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आंचल गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है।
वह इस प्रकार का उद्देश्य किस चीज का सुधार करना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन कौशल में आपको क्या करना होगा, विकास करना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। देखो इसमें जो है आपको पूछा गया है, मतलब मैम ने बच्चों को पूछा कि बताओ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन देख लो, आने जाने के लिए आप सार्वजनिक साधनों का उपयोग करोगे। बिल्कुल सही चीज है। आप अपने घर में व्यक्तिगत वाहन नहीं रखोगे, नहीं, ऐसा गलत है। व्यक्तिगत वाहन तो रखना पड़ेगा ना। घर के बाहर अक्सर आने जाने से बचना है, नहीं, घर से बाहर आना जाना है, लेकिन आपको जो है बचना है पर्सनल वाहन का यूज करने से। अपने व्यक्तिगत वाहन की इंजन की जांच कराना, देखो ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप आने जाने के लिए क्या करो, सार्वजनिक साधन का उपयोग करो, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करो, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 1-2 में पर्यावरण पुस्तक को शामिल नहीं किया गया है, इसका क्या कारण हो सकता है, सबसे उपयुक्त कारण आपको बताना है। तो देखो यहां पे भार को कम करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जो है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जहां पे 1-2 में वो क्या करेंगे, लैंग्वेज को सीखेंगे और छोटे छोटे मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को सीखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण नहीं पढ़ाने का कौन सा संबंधित कारण नहीं है, यानी कि रटकर याद कर लेना, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कहा ना, रटकर याद करके कॉपी पेस्ट करना, देख लेना, गलत चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्न में किसका समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, नहीं, बच्चे को गलतियां करने देना है। वो बहुत सारे प्रश्न पूछे, सही बात है, बच्चे करके सीखते हैं, सही बात है। बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले, देखो सारी चीजें सही है। हमारा राइट आंसर ये है, यानी ये गलत है, यानी कि यही हमें खोजना था। ए इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो देखो ये हमारा है भोजन, ये सौरमंडल और मौसम, ये देखो ये आ जाता है आपका भूगोल में, और ऊर्जा आ जाता है साइंस में, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। देखो आपको ये बताना है, ये आप कमेंट करके बता देना, देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करके सही आंसर बता पाते हैं। 48 का 49 भी आप जो है कमेंट करके बताना, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। और नहीं बता पाओ तो पूछ लेना प्रश्न को, मैं आंसर करके बता दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापिका है महिका, जो कि बच्चे को बोलती है कि अपने आसपास के पौधे का निरीक्षण करिए, अलग अलग पेड़ पौधे का, और आपको वो पूछना चाहती है कि वो ऐसा क्यों करती है, ताकि वो समझाना चाहती है कि पौधे सजीव होते हैं। वह यह समझना चाहती है कि पौधे हमारे लिए उपयोग हैं, ताकि बच्चे समझ पाएं, या फिर अधिकतम पौधे के नाम लिख पाएं बच्चे, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने के स्थानों का अंतर अवलोकन कर पाए। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर है, जहां पे वह ऊंचाई, गंध, पत्ते और मिट्टी को समझ पाए। डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। दूसरी बात, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। एक और बात, अगर आपको सीडीपी के नोट्स चाहिए 10 टॉपिक्स के, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। आपको इस पे जो है 50 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है फोन पे का, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सीडीपी के 10 टॉपिक्स के। थैंक यू सो मच आपके इस कीमती वक्त के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी सेफ देयर।